चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और इतिहास की क्लास में कल हम बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था 1940 में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, दूसरा मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भी आया था। ये तीन चीज़ें 1940 में हुई थी। और 1942 में जब आए तो एक तो क्रिप्स मिशन भारत आया और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन चला। ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी कि क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया और उसने भारतीयों से कहा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बाद आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित नेहरू ने इसे सूर्य विहीन ऊषा काल कहा था। तो ये बात हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी। अब उसके बाद हम बढ़े थे आगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और मैंने कहा था इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1942 में हुआ था। इसका जो प्रस्ताव है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया पूछा जाता है, तो वर्धा अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। पहली बात तो ये होगी। दूसरा देखो, वर्धा में गांधी जी ने क्या कहा कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा दल तैयार कर दूंगा। ये बात उन्होंने वर्धा में कही थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब इसके तीन डेट याद रखनी है, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, स्थान याद रखना है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। जितने भी दल थे सबने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसीलिए ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को। और उसके इस आंदोलन में एक नारा दिया गया, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा यहाँ पर गांधी जी के द्वारा दिया गया। जैसे ही 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू किया और 8 अगस्त को शुरू हुआ और 9 अगस्त की सुबह सुबह जो प्रमुख नेता थे सभी नेताओं को, प्रमुख लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इसी पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि प्रमुख जो नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसको कहां गिरफ्तार किया गया उस पर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, किसको किस जेल में रखा गया। अब इसमें एक नाम, गांधी जी का नाम सब लोग जानते ही हैं, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और एक सरोजिनी नायडू थी। ये तीन लोगों को पूना जेल में रखा गया था। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पूना जेल में इनको रखा गया था। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में थोड़ा सा कल हमने चर्चा की थी जिसको मैंने अभी रिवीजन करा दिया, और उसके आगे अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल जो लिखा था उसी को मैंने अभी रिवीजन कराया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में और क्या हुआ उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के मैंने कहा कि 9 अगस्त की सुबह जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैंने कल आपको लिखाया था। अब उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें देखो, एक तो महात्मा गांधी जी, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रमुख नेता, और जेल, किस जेल में किसको रखा गया ये ध्यान रखना है। ये मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन बनता है। गांधी जी होंगे और कस्तूरबा गांधी होगी और सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, ये तीन नामों को याद रखेंगे। इन तीनों को पूना जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूना जेल में रखा गया था। और यही पूना जेल में कस्तूरबा गांधी की फिर मृत्यु हो गई थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसी पूना जेल में जो है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको किस जेल में रखा गया, तो अल्मोड़ा जेल में रखा गया, अल्मोड़ा जेल में। ठीक है,
और अल्मोड़ा जेल में अभी भी उनके द्वारा जो थाली गिलास जो बर्तन थे प्रयोग किए जाते थे वो आज भी वहां की जेल में रखे हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया, पटना बिहार, पटना जेल में रखा गया। ये मैचिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद का नाम याद रखेंगे। अबुल कलाम आजाद, इनको बांकुरा जेल में रखा गया, बांकुरा जेल में इनको रखा गया था अबुल कलाम आजाद को। और एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग। बांकुरा जेल पश्चिम बंगाल में, और जो ये हजारीबाग है ये पहले बिहार में पड़ता था, अब बिहार से जो है ये झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड में ये बांकुरा जेल होगी। ठीक है, ये हजारीबाग जेल होगी, तो वहां पर जो है इनको रखा गया। और ये यहाँ से कूद करके भाग गए थे, जेल की दीवारों को कूद करके। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो नेता थे इनको इन जेलों में रखा गया। अन्य सभी को कहा जाता है अहमदाबाद जेल में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, अन्य सभी को अहमदाबाद जेल में नजरबंद किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। और देखो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कस्तूरबा गांधी की पूना जेल में इस दौरान मृत्यु हो गई थी, तो पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो पूना जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एलएनजेपी जो है, एलएनजेपी के बारे में मैंने कहा कि जो ये हजारीबाग जेल में थे, इस सेंट्रल जेल से भाग गए थे और भूमिगत होकर उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये बात भी ध्यान रखना, इधर लिख देता हूं। एलएनजेपी सेंट्रल जेल से भाग गए और भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। कांग्रेस ने एक न्यूज चैनल चलाया था, अखबार मतलब न्यूज का एक चैनल चलाया, और उस चैनल को चलाने वाले एक तो उषा मेहता थी और एक बाबू भाई थे और एक राम मनोहर लोहिया। इन नामों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस चैनल को चलाया किसने था। उषा मेहता और बाबू भाई इसे चला रहे थे और उस पर लगातार बोल कौन रहे थे, तो राम मनोहर लोहिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दिल्ली में इनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है राम मनोहर लोहिया करके, और एलएनजेपी हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको जो है ये न्यूज चैनल चलाया था कांग्रेस ने। तो उस पर हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने एक न्यूज चैनल चलाया जिसे उषा मेहता, ये नाम इंपॉर्टेंट है, उषा मेहता और बाबू भाई चला रहे थे, और राम मनोहर लोहिया, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, राम मनोहर लोहिया उस पर लगातार बोल रहे थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है उस पर लगातार वो बोल रहे थे। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद इस न्यूज चैनल को जो है अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर दिया गया था।
ठीक। और 4 माह बाद जिसे इसे जब्त कर दिया था, ये ध्यान रखिए, 4 माह बाद इसे जब्त कर दिया ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट होती है। और फिर जो है इसमें 9 मई सन 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और 1945 में ये आंदोलन समाप्त हुआ। ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1945 में, ये पूछ देते हैं कभी कभी, 1945 में समाप्त हुआ। 1942 में शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ, तो 1945 में समाप्त हुआ था। इतनी बातें आप भारत छोड़ो आंदोलन में और लिख लेना कि किसको किस जेल में रखा गया, और ये कुछ फैक्ट है, इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज की। अगली हेडिंग लिखेंगे आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की अगर बात करें, सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। और ये इसके लिए इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज में इसके लिए आईएनए शब्द लिखूंगा। आईएनए की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो दूसरी बात, आईएनए की स्थापना कहां हुई। आईएनए की स्थापना 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की। कहां पर की, सिंगापुर में की, ठीक है। परंतु यह योजना क्या हुई, असफल हुई। परंतु यह योजना असफल हुई। तो यहां पर सबसे पहले स्थापना कहां पर हुई, ये याद रखना है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद इसकी सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो रास बिहारी बोस को जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब राजधानी परिवर्तित की जा रही थी 1912 में, उस दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने चांदनी चौक में बम फेंका था और वो यहाँ से भाग गए थे, और उन्होंने सिंगापुर में जाकर के फिर आईएनए की स्थापना की थी, जिस पर मैं कई बार इस पर हमने बार बार चर्चा भी की थी। तो आईएनए की स्थापना, आईएनए की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। रास बिहारी बोस को जाता है, ठीक है, जाता है। अब फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके लीडर बन गए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आईएनए के प्रमुख नेता बने। आईएनए का जो झंडा था उसको ध्यान रखेंगे। आईएनए का झंडा भारत के झंडे के समान था, जिसमें दहाड़ता हुआ शेर था, शेर बना था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, सुभाष बोस ने चंद्र बोस ने
आईएनए को 4 भागों में बांटा, आईएनए को 4 ब्रिगेडों में बांटा, 4 ब्रिगेडों में बांटा। अब ये 4 ब्रिगेड कौन कौन से थे? नंबर 1, एक तो गांधी ब्रिगेड बनाया, गांधी ब्रिगेड। दूसरा क्या बनाया? सुभाष ब्रिगेड बनाया, सुभाष ब्रिगेड बनाया। ठीक है। तीसरा लक्ष्मीबाई, और चौथा नेहरू ब्रिगेड, एक नेहरू ब्रिगेड बनाया और एक लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन निम्न में से कौन सा ब्रिगेड इसमें नहीं था। क्लियर हो गया? तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये 4 ब्रिगेडों में आईएनए को इन्होंने विभाजित कर दिया था। अब देखो 7 नवंबर 1943 को क्या हुआ? 7 नवंबर 1943 को मैंने आप लोगों को कल भी बता रहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। कब? 1939 में, 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला, वो सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर क्या गए? जापान जर्मनी गए, वो जापान में गए और जर्मनी में गए। जर्मनी में हिटलर से मिले, वहां से उन्होंने देश को संबोधित भी किया, गांधी जी को उन्होंने राष्ट्रपिता भी कहा। तो इस तरीके से उन्होंने वहां से देश को संबोधित किया था। और फिर जब हिटलर से मिले और जापान से मिले, उनसे मिलकर के उन्होंने भारत की ओर वहां से सेना बना करके, ये आजाद हिंद फौज बना करके भारत की ओर आक्रमण करने के लिए वो आए। मतलब अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए वहां से अपनी सेना लेकर के वो आए। वहां से जब आए तो 7 नवंबर 1943 को जापान जर्मनी जो है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और मैंने आपसे कहा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी की जीत हो रही थी और जो यहाँ अमेरिका ब्रिटेन ये देश थे इनकी हार हो रही थी, इनकी हार हो रही थी। तो ये वहां से सेना लेकर के आ रहे थे। 7 नवंबर 1943 को जापान जर्मनी ने अंडमान निकोबार जीत करके सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, अंग्रेजों से जीत लिया। ये उनसे कहा भाई ये हिस्सा दे दिया है, फिर आगे भारत की तरफ भी बढ़ते हैं और वहां भारत को भी जीत करके इनको यहाँ से भगाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन होता क्या है, देखो वहां से जब अंदर की तरफ आ रहे थे, इसके अलावा जो बर्मा वाला क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र जीतते हुए ये नागालैंड वगैरह त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर के राज्यों में वो प्रवेश कर चुके थे और वहां लड़ाइयां चल रही थी अंग्रेजों के साथ। आईएनए और अंग्रेजों के बीच युद्ध चल रहे थे। आईएनए में हजारों की संख्या में सैनिक थे और सुभाष चंद्र बोस उसके प्रमुख लीडर थे और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए ये युद्ध चल रहा था। पूरे पूर्वोत्तर की तरफ को ये नागालैंड वगैरह का बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। अभी वहां पर एक खोमयोंग दिवस के रूप में भी मनाया गया था, उसी याद में मनाया जाता है। तो इस तरीके से वहां पर जब युद्ध चल रहे थे तो ठीक 1945 आते आते ये अमेरिका ने जो है जापान में परमाणु बम फेंक दिया। परमाणु बम जब फेंक दिया तो फिर जापान जर्मनी ने अपनी हार मान ली। तो उनने हार मान ली तो फिर यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ से पीछे हटना पड़ा। नहीं तो अगर परमाणु बम वहां पर नहीं फेंका होता तो फिर उस समय पर ये अंग्रेजों को उसी समय यहाँ से देश से निकाल दिए होते। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रिया चल रही थी। 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार जीतकर बोस को सौंप दिया, जिसका नाम बोस ने, अब ध्यान देना, जिसका नाम बोस ने शहीद द्वीप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तथा स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसको कि अंडमान निकोबार का नाम इन्होंने क्या रखा था, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। क्लियर हो गया?
अब इसके बाद यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कुछ नारे दिए थे, उन पर हम चर्चा करते हैं। इन्होंने जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जर्मनी से। मलेशिया से नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सिंगापुर से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, ये 3 नारे इनके इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब आप मुझे बताओ, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने तो दिया था, और कहां पर दिया था, एक बार मुझे ये बताओ तो, दिल्ली चलो का नारा बताइए। दिल्ली चलो का नारा कहां दिया गया था? मैं इधर ये नारे लिख दे रहा हूं, एक तो जर्मनी, एक मलेशिया और एक सिंगापुर। ये 3 जगह से नारे दिए गए थे। ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर, जर्मनी से क्या कहा मैंने? जय हिंद, जय हिंद का। और मलेशिया से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा। ये 3 नारे हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। बताइए, दिल्ली चलो का नारा और कहां पर दिया था? याद है किसी को? कल ही बता रखा है मैंने, कल ही। दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन में दिया था और किस वर्ष से दिया था बताइए। मैंने वहां पर आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। लिखिए, जल्दी लिखो इसको। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लेना कि सन 1945 में टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप में, यहां पर लिख दे रहा हूं सन 1945 में, 1945 में टोक्यो जाते हुए, अब ऐसा कहा जाता है, ठीक है, टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप में, फॉर्मोसा द्वीप में इनका जहाज क्रैश होने के कारण, जहाज क्रैश होने से बोस की मृत्यु होगी, बोस की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से माना गया है कि इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। लेकिन लोग अलग अलग इनके बारे में थ्योरी आती है। कोई कहते हैं कि भाई मृत्यु नहीं हुई थी, अभी तक कई बहुत बार तक भी ये जिंदा थे और यहाँ रहते थे, एक साधु के रूप में रहते थे। अलग अलग लोगों की थ्योरी है इनके बारे में। ठीक है, कई बार इनकी जांच करने के लिए भी सरकार ने इनके डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए भी कई बार प्रयास किए। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में होते रही समय समय पर। अब देखो, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी थे, ठीक है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। देखो, यहां से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन थे? एक तो पीके सहगल थे, पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शहनवाज खां। ये 3 नाम याद रखना। पर
लाल किले का मुकदमा चला। इस मुकदमे को लाल किले का मुकदमा कहते हैं। लाल किले का मुकदमा चला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, मुकदमा चला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किले का मुकदमा किस पर चला था। तो जो आजाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे उन पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया और इनकी ओर से पंडित नेहरू, अब देखो इनकी पैरवी किसने की, इनकी पैरवी पंडित नेहरू। अब ये पैरवी करने वाले कौन कौन थे ये भी याद रखना है। भोला भाई, भोला भाई और तेज बहादुर संप्रू, तेज बहादुर संप्रू, संप्रू। ठीक है, पंडित नेहरू, भोला भाई, तेज बहादुर संप्रू, के एन काटजू, के एन काटजू ने की। ये दोनों नाम याद रखने हैं। गिरफ्तार अधिकारी कौन कौन से थे, पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शहनवाज खां। इन पर मुकदमा कौन सा चला, लाल किले का। और इनकी पैरवी किसने की, तो पंडित नेहरू, भोला भाई, तेज बहादुर संप्रू और के एन काटजू। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति इस इनकी पैरवी करने में शामिल नहीं थे, या फिर निम्न में से कौन से अधिकारी गिरफ्तार अधिकारियों में से नहीं थे। ठीक है, तीन नाम इनमें से आएंगे, एक बाहर से आएगा। तो इस तरीके का इसमें क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन बनता है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने पैरवी की और फिर वाइसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी, इनकी सजा माफ कर दी थी, माफ कर दी थी। तो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है। आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे वो जब गिरफ्तार हुए तो फिर इस तरीके से इन पर मुकदमा चला था। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब आता है वेवेल योजना 1945 में, अगली आती है वेवेल योजना 1945 में। अब ये तो आजाद हिंद फौज की बात थी, वो हमने समझ ली। अब यहाँ पर 1945 में एक योजना आती है, इस योजना को कहते हैं वेवेल योजना। ठीक है, अब वेवेल योजना क्या होती है इसको समझते हैं। ये लिखा सबने, देखो 1943 में लॉर्ड वेवेल जो है भारत का वाइसराय बन गया था। वेवेल कब बना, 1943 में वाइसराय बना और 1945 में उसने एक योजना रखी भारतीयों के सामने। क्योंकि स्थितियां अब धीरे धीरे देखा उनने कि भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया है, अब लोग जो है धीरे धीरे भारत को आजाद करना चाह रहे हैं और अंग्रेजों को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज जो है धीरे धीरे कुछ अपनी नई योजना बना रहे थे जिससे कि वो कम से कम यहाँ पर अपना शासन चलाते रहें और भारतीयों को भी साथ में लेकर के चले। तो इस तरीके का वो यहाँ पर योजना रख रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए। वेवेल योजना की प्रमुख बातें क्या है, देखो इसमें कहा गया नंबर 1, एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें सैन्य प्रमुख और वाइसराय के अतिरिक्त सभी भारतीय होंगे। कहा के अतिरिक्त सभी भारतीय होंगे। एक बात तो इन्होंने ये कही, ठीक है। अभी तक भारतीय होंगे नहीं कहते थे, अब इन्होंने कहा कि भाई सैन्य प्रमुख अंग्रेज होगा कहा और वाइसराय अंग्रेज होगा, बाकी के सब क्या होंगे, भारतीय होंगे। ये इन्होंने इस कार्यकारिणी में कह दिया। दूसरा, हिंदू मुस्लिम सदस्य बराबर बराबर होंगे कहा, हिंदू और मुस्लिम सदस्य बराबर बराबर होंगे ताकि दोनों को जो है बराबर बराबर होंगे।
दोनों को मनाने की बात ये सोच रहे, क्योंकि मुस्लिम भी अब क्या कर रहे थे, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और हिंदू जो है भारतीय कांग्रेस जो है वो क्या कह रही थी कि भारत छोड़ो की बात यहाँ पर चल रही थी। तीसरा, जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता रिहा कर दिए जाएंगे, कहा नेता रिहा कर दिए जाएंगे, ये रिहा कर दिए जाएंगे। ये तीसरी बात ये कही, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी नेता थे उनको सबको रिहा कर दिए जाएंगे। और क्या कहा, चौथा क्या कहा कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाएगी, संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाएगी। ये इतनी बातें जो है यहां पर 1945 में कही थी। तो अब आपको मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि वेवेल योजना कब आई थी, तो 1945 में। और वेवेल योजना में मुख्य रूप से क्या कहा गया था, कार्यकारिणी के गठन की बात कही गई थी। एक कार्यकारिणी बनाई जाएगी जिसमें सैन्य प्रमुख और वाइसराय को छोड़ करके अन्य सभी भारतीय हों। जिसको अगर कुछ समझ नहीं आए तो इतना ही ध्यान रखेंगे, वेवेल योजना कब आई, तो 1945 में। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, तो 1942 में हुई थी वैसे, फिर बाद में 1943 में जो है बोस उसके प्रमुख लीडर बन गए थे। क्लियर हो गया। अब यहां से जो है एक शिमला सम्मेलन होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। शिमला सम्मेलन, अब क्या था देखो, एक सम्मेलन हुआ शिमला में, अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष बने, गांधी जी ने उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि जो ये कार्यकारिणी बनाने की बात हो रही थी ना, कार्यकारिणी, मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका चयन मुस्लिम लीग करेगी, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इस सम्मेलन को बुलाया था। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई, और इसका नेतृत्व किसने किया, तो अबुल कलाम आजाद ने इसका नेतृत्व किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो यही इसमें इतना ही है, इसको मैं लिख देता हूं। शिमला सम्मेलन हुआ कब, ये भी ध्यान रखेंगे, शिमला सम्मेलन 1945 में, ठीक है। इसके अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की, अबुल कलाम आजाद ने की, और गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए, गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, कारण क्या था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग चाहती थी कि कार्यकारिणी, जो कार्यकारिणी की अभी वेवेल प्रस्ताव में बात की थी, कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव वह स्वयं करेगी। इसीलिए जो है यह सम्मेलन क्या हो गया, यह सम्मेलन क्या हो गया, यह सम्मेलन असफल रहा, ठीक है, असफल रहा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो 1945 में हुआ था, ठीक। अब यहां पर एक बात और आती है, नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1945 में, नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1946 में, हाँ 1946 में। इस पर भी थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूं। नौसैनिक विद्रोह हुआ, विद्रोह 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। अब ये नौसैनिक विद्रोह क्या था, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। होता क्या है देखो, ये विद्रोह मुंबई में हुआ था। नौसैनिक विद्रोह कहां पर हुआ था, मुंबई में। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, नौसैनिक विद्रोह कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। जो इंडियन नेवी के जवान थे उन्होंने खराब खाने और शोषण के विरोध में
ये विद्रोह कर दिया था। इंडियन नेवी के जवानों ने खराब खाने और शोषण के विरोध में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इंडियन नेवी के जवान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और एक वहां पर बीसी दत्त नाम के जवान थे इंडियन नेवी के, और उन्होंने एक तलवार जहाज था, तलवार जहाज का नाम था, उस जहाज में भारत छोड़ो लिख दिया था। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सारे नौसैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नौसैनिक विद्रोह कब हुआ, 1946 में। तो इस पर मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं कि नौसैनिक विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह मुंबई में इंडियन नेवी के जवानों ने, इंडियन नेवी के जवानों ने खराब खाने और शोषण के विरोध में किया था, शोषण के विरोध में किया था। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये कब हुआ पूछा जाता है, कहां हुआ और किसने किया, इंडियन नेवी के जवान। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसी दत्त ने तलवार जहाज में भारत छोड़ो लिख दिया था, भारत छोड़ो लिखा था। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार किया गया। और फिर इसको, ये जो विद्रोह हुआ था, इसको एक तो उस समय पर सरदार पटेल और जिन्ना के सहयोग से, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, सरदार पटेल और जिन्ना के सहयोग से, और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से यह विद्रोह समाप्त हुआ, उन्होंने मध्यस्थता की और फिर जाकर के विद्रोह समाप्त हो गया था। ठीक है, किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ, तो सरदार पटेल और जिन्ना के सहयोग से यह विद्रोह समाप्त हुआ था। तो ये था नौसैनिक विद्रोह, सन 1946 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एक तो कैबिनेट मिशन, दूसरा अंतरिम सरकार, और फिर हो जाता है संविधान सभा का गठन, और होता है देश आजाद। ठीक है, तो अब यहां से हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, इसको लिख लीजिए और बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब आता है कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट योजना है। अब होता क्या है, देखो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। ठीक है, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो घोषणा करते हैं कि अब जो है भारतीयों को आजाद कर देना चाहिए, और उसके साथ ही वो कहते हैं कि भारत को अब आजाद होने का अधिकार है और उसे आजाद कर दिया जाए। और दो बातें कहते हैं, एक तो भारत में अंतरिम सरकार बनाई जाए, और दूसरा जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये इस योजना का मुख्य बात इसमें यही इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, सन 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबर पार्टी की सरकार बनी, और एटली प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री बने, तो एटली प्रधानमंत्री बने। ये ध्यान रखना, जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली, और किस पार्टी की सरकार थी वहां पर, लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को
एटली ने घोषणा की कि भारत को अब आजाद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, और उन्होंने अधिकार है, और उन्होंने 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय ध्यान रखना है, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ये तीनों सदस्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन में आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे दूसरे, लॉरेंस। ठीक है, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। नंबर 3 एबी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे जो कि इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आए थे। अब इस कैबिनेट मिशन में कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि भारत में एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और दूसरा संविधान सभा का गठन किया जाए। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन द्वारा 2 प्रमुख बातें कही गई, कौन कौन सी? नंबर 1, संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, और दूसरा क्या कहा? अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो इसके तहत ये 2 चीजें बनी। ये संविधान सभा का गठन हमने पॉलिटी में सब पढ़ रखा है, कैसे कैसे गठन हुआ, कितने सदस्य थे और उसमें से कैसे चुनाव हुआ, क्या हुआ, सारी बातें हमने वहां पर पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब मैं कल आपको एक बार थोड़ा सा इसका जो संविधान सभा का गठन है उसको रिवीजन करा दूंगा, कैसे इसका गठन हुआ, और फिर इसमें अंतरिम सरकार कैसे बनी उस पर चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट जो है माउंटबेटन योजना आई और इसी योजना के तहत देश को आज़ाद कर दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य बातें थी जिस पर कल हम इसको अब फाइनली अंतिम रूप दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे बढ़ा करके हम फिनिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छी तो नहीं लग रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी बिंदुओं पर चर्चा कर दूँ जिससे कि कुछ चीज़ें छूटे नहीं, है ना, ताकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम आ जाएंगी।